टॉपिक को कहा जाता है इतिहास लेखन की भारतीय मध्यकालीन परंपरा, या इतिहास लेखन की मध्यकालीन परंपरा करके कहा जाता है। ऑब्वियसली भारत के बारे में ही पढ़ रहे हैं तो भारत के संदर्भ में ही अपन बोलेंगे या भारतीय परंपरा ही बोलेंगे। ठीक, सबसे पहली बात कि ये मध्यकाल क्या है। मध्यकाल, मध्यकाल का जो टाइम पीरियड कहलाता है 1200 टू 1757 करके कहलाता है एडी। यानी इस दौर में जितने भी ग्रंथ वगैरह लिखे गए हैं उनको लिखने का क्या कैसा सिनेरियो रहा, किन बातों को, कॉमन बातों को उन्होंने फॉलो किया है, फोकस किया हुआ है, उसके बारे में अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं साहब जी। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्या क्या स्ट्रक्चर्स रहे, कैरेक्टर्स रहे, ऐसी कौन सी बातें कॉमन रही जो सभी लेकर चले, सभी ने उसको फॉलो किया है, उस विषय वस्तु के बारे में भी हम यहाँ इस क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर बात है ये। तो मध्यकाल में जो भी ग्रंथ लिखे गए उनकी क्या विशेषताएं रही, क्या खास बात रही, उसके बारे में अपन देखते हैं, एक एक करके बात करेंगे। पहली बात तो आपको इतिहास का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हिस्ट्री। इतिहास का क्या मतलब होता है। तो विभिन्न राष्ट्र या देश या क्षेत्र इत्यादि वगैरह का कालक्रमिक, व्यवस्थित, पक्षपात रहित, तथ्यात्मक प्लस विवेचनात्मक जो वृत्त होता है या घटनाओं का वर्णन, वह क्या कहलाता है, वह इतिहास कहलाता है। पॉइंट नंबर 1। ठीक, तो कालक्रमिक होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, पक्षपात रहित होना चाहिए, तथ्यात्मक प्लस विवेचनात्मक भी होना चाहिए, घटनाओं का वर्णन होगा, उसे ही कहा क्या जाएगा, इतिहास। किसका होता है, प्राय राष्ट्रों का होता है, क्षेत्र इत्यादि वगैरह का होता है। तो कोई भी ऐसे क्षेत्र इत्यादि रहे हैं उनका कालक्रमिक व्यवस्थित रूप से लिखा गया जो वर्णन है, तथ्यात्मक, विवेचनात्मक इत्यादि, जो कि पक्षपात रहित होना चाहिए। बहुत खास वर्ड होता है साहब, पक्षपात रहित नहीं है, साक्ष्य वगैरह नहीं है, साक्ष्य नहीं ऑब्वियसली पक्षपात है। किसी भी घटना को आपने बोल दिया कि हाँ ये हिस्ट्री है, ठीक, तो उसको नहीं माना जाएगा साहब ये हिस्ट्री। साक्ष्य होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए, पक्षपात रहित होना चाहिए, सही होना चाहिए, सत्य का अन्वेषण होना चाहिए। इतिहास का मतलब ही क्या है, सत्य की खोज होता है। सच बात तो ये है, इतिहास क्या है, सत्य की खोज है साहब जी। क्लियर, जिसके लिए बहुत सारी सैकड़ों प्रकार की डेफिनेशन आपको मिल जाएंगी। एक डेफिनेशन आपको ये दी है, आप कोई सी भी डेफिनेशन उठाओगे आपको उसमें ये वाली बातें कॉमनली मिलेंगी ही मिलेंगी। कोई सी भी, किसी भी राइटर की इतिहास की आप परिभाषा वगैरह उठाते हैं तो वहां पर इन बातों को जरूर फोकस किया गया होगा। पॉइंट नंबर 1 ध्यान रखना। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, इतिहास का अगर आप संधि विच्छेद भी करके देखें साथ ही, तो इतिहास में संधि विच्छेद क्या होता है, दैट इज इति धन हा धन आस। ठीक, इति धन हा धन आस, क्या मतलब होता है इस बात का, इस बात का मतलब होता है, विशुद्ध हिंदी में कहा जाए कि निश्चित ही, निश्चय ही, वास्तव में ऐसा ही हुआ था, वास्तव में ऐसा ही हुआ था, उसको क्या कहा जाता है, उसका मतलब ही होता है इति धन हा धन आस, जो अपन कह रहे हैं दैट इज इतिहास करके कहलाने वाला है कि वास्तव में निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था, उस घटना को ही इतिहास के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अगर बोर्ड पर जितनी बातें लिखी उनको गौर से आप फोकस करें। पहली बात तो कालक्रमिक कहा, वास्तव में हुआ हो कहा, व्यवस्थित होगा कालक्रमिक के साथ में, पक्षपात रहित भी होगा, तथ्य भी होने चाहिए, उचित समावेश, प्लस इतिहासकार के द्वारा उसकी सही विवेचना की घटनाएं क्यों हुई, कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, उनके मूल कारण क्या थे, इस निर्णय को लेने की मूल वजह क्या थी, इन सब बातों को उठाया गया होगा। जब ऐसा वर्णन होगा तो उसे ही क्या कहा जा रहा है साहब जी, सत्य का अन्वेषण। जो वास्तव में हुआ हो वही चीज लिखना, ये नहीं कि अपने मन से गप्पा कुछ भी लिख दी, वह क्या कहलाएगा, वह इतिहास करके कहलाएगा। क्लियर बात है ये। तो वास्तविक इतिहास तो ये होता है। अब बात करते हैं मध्यकाल। मध्यकाल का मतलब क्या है, ये वाला टाइम पीरियड। इस टाइम पीरियड में एक से एक ग्रंथ लिखे गए भारत में। ठीक, इस टाइम पीरियड को भी अपन दो हिस्सों में बांटेंगे साहब जी। एक कहलाएगा 1200 टू 1440, 1440, और दूसरा कहलाएगा आफ्टर 1440 टू 1757 तक का, या उसके लगभग राउंड अप
आप रख सकते हैं। ऐसा क्यों किया साहब जी? ये कहलाता है, ये वाला, प्रारंभिक मध्यकालीन इतिहास लेखन। ठीक, प्रारंभिक मध्यकालीन इतिहास लेखन, यानी शुरुआती दौर में जब भारत में तुर्कों का राज्य स्थापित हुआ, मुस्लिम शासन इत्यादि वगैरह की स्थापना हो गई, तो उन्होंने किन बातों को फोकस किया? कुछ नहीं तो उठाकर आपसे यही पूछ देगा। प्रारंभिक मध्यकालीन इतिहास लेखन को युगों के आधार पर कितने हिस्सों में बांटा जाता है, कितने पार्ट हैं, कितने हिस्सों में बांटकर उसको अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए 2 है, ऑप्शन बी 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, क्या है? उसका आंसर है 4। ठीक, इसी में उठा करके पूछ देगा कि भारत, ये 4 टाइप कौन कौन से हैं। तो अपन बात करने वाले साहब जी उन विषयों पर बात करेंगे। क्लियर है? तो अभी बता रहे हैं टाइप्स वगैरह कौन कौन से हैं। मध्यकालीन इतिहास लेखन, एक से एक विद्वान आने वाले हैं। इस काल के यदि आप प्रमुख ग्रंथ या ग्रंथों के बारे में देखें प्लस विद्वानों के बारे में देखें, तो कई आपको बहुत ही फेमस बुक्स वगैरह मिलने वाली हैं। फॉर एग्जाम्पल, तारीख फिरोज शाही के बारे में बात करें, तबकात ए नासरी के बारे में बात कर लें। क्लियर? फजाइल इतिहास के बारे में बात करें, बाबरनामा नहीं आएगा, वो अपन उसको अगले सेक्शन में रखने वाले हैं। फजाइल इतिहास के बारे में बात कर लें, तारीख मोहम्मदी हो गया, तारीख मुबारक शाही हो गया, एक से ग्रंथ मिलेंगे। अल बरूनी के ग्रंथ हो गए, अमीर खुसरो के ग्रंथ हो गए, इस काल में लिखे गए। तो ये कुछ प्रमुख ग्रंथों के राइटरों के नाम हैं, अपन उन पर अध्ययन करने वाले हैं अभी एक एक करके। प्रायः क्वेश्चन यही आएगा कि साहब इस वाली बुक के राइटर का नाम क्या है, उस वाली बुक के राइटर का नाम क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा। कुछ भी नहीं तो उठा करके दे दिया, बोले तारीख ए मोहम्मदी, तारीख ए मोहम्मदी पुस्तक किसने लिखी है? या इस पुस्तक के राइटर कौन है? तारीख ए मोहम्मदी। अपन इतने ही में अटक गए साहब, 4 ऑप्शन दे दिया, अपन घूमते रहे कि मोहम्मद बहमद खां करके बंदा कहलाता, उसने लिखी है। क्या खास है पुस्तक में भी बात करेंगे, पर एक बात बताए कि हाँ क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। बोले साहब तबकात ए नासरी किस विद्वान ने लिखी है? 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक, तबकात ए नासरी किस विद्वान को समर्पित है? फिर 4 ऑप्शन। ठीक, तारीख ए नासरी में किस सुल्तान का वर्णन किया गया प्रमुखता है? फिर 4 ऑप्शन। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। प्रारंभिक मध्यकालीन भारतीय इतिहास लेखन में जो प्रारंभिक इतिहास कर रहे हैं उनकी सबसे ज्यादा आलोचना किस विदेशी विद्वान ने, विदेशी इतिहासकार ने की है साहब? उठा करके बोल देगा। तो अपन इतने में घूम जाएंगे साहब कि ये मामला क्या कहता है, किस टाइप की चीजें हैं साहब। ठीक, तो इन सब पर अपन अध्ययन करने वाले हैं, उसके लिए क्रमिक रूप से अपन देखें। ठीक, तो सबसे पहली बात, मध्यकालीन जो इतिहास लेखन है भारत में, उसकी विशेषताएं क्या रही साहब जी? ठीक, एक से एक राइटर आपने देखे, अभी बहुत सारे अपन और भी देखेंगे, ये तो कुछ भी नहीं है। सबसे पहली विशेषता, कुछ अच्छाइयां भी हैं और कुछ बुराइयां भी हैं। ठीक, कुछ अच्छाइयां भी हैं और कुछ बुराइयां भी हैं, और दोनों ही विशेषताओं के अंतर्गत आ जाएंगी। अच्छाइयां क्या हैं भारतीय इतिहास के संदर्भ में? अच्छाइयां ये है कि पहली बार हमको क्रमिक इतिहास लेखन मिलता है, क्रमिक प्लस व्यवस्थित जिसको आप कह सकते हो, ऐसा इतिहास लेखन हमको देखने के लिए मिलता है साहब, सबसे पहली बार। इसके पहले अगर आप देखें प्राचीन भारत वाला, प्राचीन भारत में क्या था, कहीं से भी उठा दिया साहब जी, मतलब प्रारंभ कहाँ है पता ही नहीं है साहब, डेट्स ही नहीं है, सोर्स ही नहीं है कि बोले साहब आपको यह जानकारी किस सोर्स से मिली है, किस स्रोत से मिली है, आपको यह जानकारी बताया नहीं लेखक ने। क्लियर? तो पहली बार हमको क्रमिक इतिहास लेखन की व्यवस्था मिलती है, व्यवस्थित इतिहास मिलता है। यह किस पर आधारित था? यह अरबी
तथा फारसी जो इतिहास लेखन परंपरा रही है उस पर आधारित था। भारत में इतिहास लेखन की परंपरा बहुत ही कमजोर रूप में हमको प्रारंभ में मिलती है। रीजन ये है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में धर्म तथा आध्यात्म प्लस शिक्षा, नैतिक, धार्मिक आदि, यह इतना गड्ढम गड्ढ हो जाते कि पता ही नहीं चलता इतिहास पढ़ रहे हैं अपन की धार्मिक पुस्तक पढ़ रहे हैं या आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं मालूम ही नहीं चल पाता। तो यानी कि वो विषय में बिखराव बहुत हो जाता है। इस काल में हमको पहली बार यह देखने को मिलता है साहब जी, जो कि अरबी फारसी इतिहास से प्रेरित था, कि साहब विधिवत एक विभाग होगा, डिपार्टमेंट होगा साहब, और उस डिपार्टमेंट में व्यक्ति को, पर्सन को, एक ऑफिसर को या राइटर को अपॉइंट किया जाएगा साहब जी, जिसका मेनली काम ही क्या होगा कि बोले साहब आपको अपने समय का इतिहास लिखना है। तो ये हमको पहली पहली बार मिलता है, ये बड़ी अच्छी बात थी साहब। ठीक, तो ये परंपरा हमको देखने की मिलती है। अब ये अपन अच्छाई अच्छाई की बात करें, अपन इन सब की बातों बुराइयां भी गिना देंगे, मत लीजिएगा टेंशन, है ना। तो ये देखने को मिलता है कि एक विधिवत लिखने के लिए अलग से विभाग ये सब बनाया गया और एक परंपरा की शुरुआत हुई, एक प्रोसेस की शुरुआत हुई। क्योंकि शुरुआत में किससे फोकस था, इससे फोकस होने वाला है, बाद में फिर वो भारतीय परंपरा, सभ्यता, संस्कृति इत्यादि पर आश्रित हो जाने वाला है। तो ये लिखा गया, प्लस अनेक पूर्व के जो ग्रंथ थे उन ग्रंथों का उल्लेख भी किया जाने लगा। तो एक विधिवत हमको देखने के लिए मिलता है साहब जी कि हाँ अब आपको क्रमबद्ध रूप से कि साहब 1200 में क्या हुआ, 1300 में, 1400, ये प्लस राजकीय इतिहास लिखी जाने की परंपरा की, यानी ऑफिस में, राज दरबार में एक बंदे को ही अपॉइंट किया गया है जो कि अनुभवी है, योग्य है, यहीं पर पदों पर तैनात है, ठीक, सारी बातों से वो परिचित है, उनको देख रहा है वह अपने और लिख रहा था। तो ये चीज थी जो लिखा गया, प्रायः वह चश्मदीद था, यानी कि जिसको अपन कहते हैं कि आंखों देखा विवरण, जो कि प्राचीन वाले में हमको देखने को नहीं मिलता। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि अलग बनाती हैं इतिहास लेखन की दिशा में कि हाँ साहब हमको एक व्यवस्थित चीज मिल रही। लेकिन अच्छाइयों के साथ साथ अनेक बुराइयां भी थी, जैसे कि साहब सोर्स तो आपने बताए कि किन सोर्सेज वगैरह को लेकर के आपने इतिहास को लिखा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर हमको तिथि क्रम नहीं मिलता कई बार कि साहब आपने जिस ग्रंथ को उठाया वो किस तिथि क्रम को दर्शा रहा है, वो नहीं मिल, खासकर इसके पहले वाला जो आंखों देखा उसमें तो अपन बता रहे हैं कि हाँ समय की घटना है, लेकिन इसके पहले जो इन्होंने लिखा है कि बोले भारत का इतिहास यहाँ से चालू होता, आदम और हव्वा के जमाने से चालू होता है। बोले भैया आप ये जो लिख रहे हैं इसका आपका सोर्स क्या है, आपको किस पुस्तक से मिला? बोले हमें एक पुस्तक में मिला। तो बोले साहब उसकी डेट कुछ बताएंगे कि कहाँ से शुरू हुआ, ये वाला राजा है वो वाला है, कहाँ से शुरू हुआ, ये नहीं बताया। दूसरी बुराई इसकी, यह दरबारी इतिहास है। क्या है दरबारी इतिहास? यानी कि जिन सुल्तान या बादशाहों के संदर्भ में यह लिखा गया है उनकी जितनी अच्छी अच्छी बातें थी वो तो इनने बताई हैं, लेकिन उनकी जो भी कमियां रही हैं उनको बताने से ये बचे हैं। क्योंकि सुल्तान को अगर रुष्ट कर देंगे कमियों को, कमियां दर्शा करके, गुस्सा हो जाएगा भी वो, तो भगा देगा, बहुत सीधी सी बात है, या दंडित कर देगा। तो कुछ ने भय में नहीं लिखी हैं, कुछ ने संदेह में नहीं लिखी हैं, कुछ ने जानबूझकर सुल्तान को खुश करने के लिए लिखी हैं। तो इससे अंततः ये हुआ है कि इतिहास के इनके जो ग्रंथ है उनमें बहुत सारे पूर्वाग्रह मिलते हैं साहब, बहुत सारी घटनाओं में हमको त्रुटियां मिलती हैं। जो भी लेखन किया गया है वो सुल्तान के पक्ष में किया गया, उसकी कमियों को नहीं गिना रही है, घटनाओं को यथा रूप में प्रस्तुत नहीं कर रहे, सत्य रूप में प्रस्तुत नहीं कर रहे, अपने सुल्तान की जानबूझकर बड़ाई, प्रशंसा इत्यादि को प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक, इसमें ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि साहब फजाइल इतिहास, फजाइल हिस्ट्री किसे कहा जाता है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि फजाइल इतिहास का क्या मतलब होता है, या मैनक्यूब इतिहास, या फिर फजाइल इतिहास किसे कहा जाता है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ देगा। तो यही कहलाता है
सुल्तान या राजाओं के जो प्रशंसा परक ग्रंथ लिखे गए मध्यकाल में, उनको क्या कहा जाता है? फजाइल। इसके अलावा और भी चीजें होती हैं, ना केवल सुल्तानों की प्रशंसा। चार ऑप्शन दे देगा, बोले फजाइल इतिहास के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? बोले पहली बात सुल्तानों की प्रशंसा, दूसरी बात धार्मिक जो सूफी संत इत्यादि वगैरह उनके बारे में बताना, उस टाइप का इतिहास भी क्या कहलाने वाला है? फजाइल इतिहास करके कहलाने वाला है, कि धार्मिक सूफी संत इत्यादि वगैरह का विवरण। सुल्तानों की प्रशंसा वो तो है ही है, लेकिन इसके अलावा इन सभी का विवरण भी दिया इन्होंने, या बताने का प्रयास किया हुआ है। नेक्स्ट बना जाते हैं नैतिक मानदंड या रूढ़िवादी धार्मिक परंपराओं को दर्शाने का प्रयास किया हो, तो उसे भी क्या कहा जाता है? उसे ही फजाइल इतिहास करके कहा जाता है। क्लियर? या मैनक्यूब हिस्ट्री करके इंग्लिश में कहा जाता है, तो पूछ देगा। क्लियर? इस बात को ध्यान रखना। तो यह भी हमको देखने को मिलता है। तो इतिहास में सीधी सी बात तो ये है कि पूर्वाग्रह आ ही गए कि नहीं आए साहब जी। अगेन आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो मैनक्यूब हिस्ट्री है, इस पैटर्न पर इस दौर में, ठीक, विशेषकर दिल्ली सल्तनत के दौर में केवल 2 ही बुक लिखी गई हैं, ओनली 2 बुक्स। कितनी? ओनली 2 बुक्स हैं। क्वेश्चन आपसे उठा के पूछ देगा कि वो कौन राइटर है जिसने ये 2 पुस्तकें लिखी हैं, या इन 2 पुस्तकों के नाम क्या हैं, या ये वाली पुस्तक जो है इन 2 में से कोई एक देगा उठा करके, इसके लेखक का नाम बता दीजिए। ठीक, ऐसे करके क्वेश्चन होंगे, आते रहे हैं पूर्व में भी। उस बंदे का नाम है शम्स ए सिराज अफीफ। क्या नाम है? दैट इज शम्स ए सिराज अफीफ। अफीफ भी बोलते हैं अपन कई बार, शॉर्ट में उसको सिराज भी बोल देते हैं, बट पूरा नाम उसका क्या है? शम्स ए सिराज अफीफ। इस बंदे ने 2 बुक्स लिखी हैं साहब। ठीक, किस पैटर्न पर है? एनक्यूब या फजाइल इतिहास पर। कौन कौन सी हैं पूछ देगा उठाकर। सीरत ए फिरोज शाही, पहली बुक का नाम क्या है? सीरत ए फिरोज शाही। जबकि दूसरी बुक का नाम है तारीख ए फिरोज शाही। मामला क्रिस्टल क्लियर है। ध्यान देने वाली बात है कि सेम नाम से तारीख ए फिरोज शाही एक बंदे ने और भी लिखी है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण बुक है। क्लियर? तारीख ए फिरोज शाही, इसको ध्यान रखना। अभी बात करते हैं अपन उन पर भी। क्लियर? तो प्रमुख रूप से मैं आपको यहाँ क्या बता रहा था? आलोचना। तो दरबारी इतिहास एक समस्या, ठीक, तिथि क्रम वाली बात आपसे कही, 2 समस्या, ये हमको देखने को मिलता है। जब ये चीज हो गई तो पक्षपात तो कोई बात ही नहीं है, पूर्वग्रह तो आ ही गया साहब। तो हिस्ट्री की जो मेन डेफिनेशन उसी को आपने उड़ा दिया, गायब कर दिया। ये नहीं होना चाहिए साहब। क्लियर? तीसरी और एक और सबसे महत्वपूर्ण कि साहब ये धार्मिक लेखन से प्रेरित रहा। और बिल्कुल साफ शब्दों में कहूं ना, तो इस्लाम धर्म, उसकी शान और शौकत, उसकी संस्कृति को भारत में बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिखे गए अधिकांश ग्रंथ हैं, या उसमें यही बताने का उन्होंने प्रयास किया है। तो ये भी उसकी एक खास बुराई कहलाती है। नेक्स्ट, और भी क्या आलोचना है इसकी बुराई देखी जाए तो एक और बहुत बड़ी आलोचना कहलाती है कि साहब दरबारी इतिहास है, तो उन्होंने सुल्तानों के बारे में तो लिखा है, प्लस उनके युद्धों के बारे में कि देखिए कितना महान काम उन्होंने किया साहब जी, यह युद्ध लड़ा और जीत गए, तो ये तो उन्होंने भरपूर लिखा है। लेकिन इसके कारण उन्होंने उपेक्षा कर दी है आम आदमी का इतिहास, आम आदमी का समाज, उसकी संस्कृति, उनके बारे में नहीं लिखा। बोले उसका कोई महत्व ही नहीं है, तो ये अच्छा नहीं कहलाता, ये एक बहुत ही बुरी चीज करके कहलाती साहब। तो कहीं ना कहीं ये भी प्रेरित रहा कुछ खास प्रकार की विचारधारा इत्यादि जो कि इसकी बुराइयां करके कहलाती है। मामला क्रिस्टल क्लियर है अपन को। तो अच्छाइयां भी देखी अपन ने, विशेषताएं वह भी हैं, आलोचना में अपन देखेंगे कि बुराइयां भी अपन ने देख ली, ये चीजें हैं कहीं ना कहीं साहब। एक बहुत ही फेमस बंदा है, उसका नाम है पी हार्डी। क्या नाम है?
पी हार्डी, इसका नाम नहीं भूलना। पी हार्डी ने मध्यकालीन इतिहास लेखन की जबरदस्त आलोचना की है कि भारत में जो इतिहास लेखन हुआ है मध्यकाल में, उसकी क्या की गई है? जबरदस्त आलोचना की गई है। क्लियर बात है ये? तो जो मूलभूत तत्व हैं, जो तथ्य वगैरह हैं, उनको अपन को थोड़ी सा देखना पड़ेगा। कौन कौन से फैक्ट्स वगैरह हैं उनको अपन थोड़ी सा देखेंगे। आलोचकों के नाम, इनको फैक्ट्स वगैरह को लेकर के क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। कौन, क्या, कहाँ, कैसे, इस तरह से करके क्वेश्चन होता है, तो वो ध्यान रख लेना। और उसके बाद में अपन को इसका स्वरूप आएगा, स्ट्रक्चर आएगा, प्रकार वगैरह आने वाले हैं। ठीक, तो अभी तक जितने भी तथ्य और कॉन्सेप्ट बताए उन पर क्वेश्चन आपको पहले भी बता चुका हूँ किस तरह से आने वाले हैं। ठीक, बुक का नाम दे दी, बोले तबकात ए नासरी, किसके द्वारा लिखी गई। शम्स सिराज की फेमस बुक का नाम क्या है साहब? क्लियर, इस प्रकार से करके पूछ देगा। किसने बहुत ज्यादा आलोचना की है, बंदे का नाम पूछ देगा, तो ऐसे करके पूछेगा आपसे। बोले क्या विशेषता रही है मध्यकालीन भारतीय इतिहास लेखन की? 4 ऑप्शन, तो बोले साहब इन बातों फोकस रहा, इनमें से कौन सी नहीं रही है? 4 ऑप्शन। इस प्रकार से करके पूछ लेगा साहब जी। उसकी सबसे बड़ी कमी क्या कहलाती है, कोई 4 कमियां बताइए। इस तरह से करके क्वेश्चन पूछ देते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आता है। इन बातों को थोड़ी सा ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, भाषा को लेकर बात करें। जो इस जमाने में इतिहास लेखन है, उसके प्रारंभ में जो भाषा थी वह अरबी थी। कौन सी थी? अरबी लैंग्वेज को लेकर के फोकस करके लिखा गया। लेकिन बाद में जो भाषा है, फारसी आ गई, यानी पर्शियन आ जाने वाली है। इसको ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के जो प्रारंभिक ग्रंथ हैं वो किस लैंग्वेज में लिखे गए? बोले अरबी। बाद में आप मुगल पढ़ोगे तो मुगलों के आगमन तक भाषा कौन सी हो गई? फारसी। दिल्ली सल्तनत की प्रारंभिक राजकीय भाषा कौन सी थी? अरबी। मुगल काल की राजकीय भाषा कौन सी थी? ऐसा करके क्वेश्चन भी पूछा जाता है साथी। या किसी राजभाषा का किस भाषा को राजकीय दर्जा प्रदान किया गया? ऐसी शब्दावलियों से इस प्रकार से घुमा करके क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाएगा साथी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सल्तनत कालीन इतिहास 1200 जो आपको बताया गया टाइम पीरियड, आपसे जैसा कि कहा, इस मध्यकालीन इतिहास को पहली बात तो आपने 2 हिस्सों में बांटेंगे। ठीक, एक हिस्सा क्या कहलाएगा? एक उसका नंबर 1 कहलाएगा साहब जी, 1200 से लेकर के 1440। जबकि दूसरा कहलाने वाला है 1440 से लेकर के 1757 तक का, आप देख सकते हैं। क्लियर? जबकि मध्यकालीन इतिहास आपको टोटल बोला 1200 टू 1757। क्लियर? तो इसको अपन 2 हिस्सों में बांट के पढ़ेंगे। 1200 से लेकर 1440 तक जो ग्रंथ लिखे गए हैं, ठीक, उनको इतिहासकार 4 प्रकारों में वर्णित करते हैं। यानी 4 प्रकार के जो कैटेगरी बनती है, 4 प्रकार बनते हैं, श्रेणियां बनती हैं, ग्रंथ लिखे गए हैं साथी। क्लियर? या इस काल के इतिहास को 4 प्रकारों में बांटा जाता है, यह भी कहा जाता है। कौन कौन से हैं? पहला कहलाएगा आपका सामान्य इतिहास। पहला क्या है? सामान्य इतिहास। ठीक, दूसरा होने वाला है मैनकिब या फजाइल इतिहास। तीसरा होने वाला है शिक्षात्मक इतिहास। चौथा होने वाला है कलात्मक इतिहास। क्लियर? इसी टाइप से क्वेश्चन होते, बनते नहीं है, वहां पर होश उड़ जाएंगे
आया हुआ क्वेश्चन है, सेट परीक्षा 2018 में भी आया था और एपी में भी आया हुआ क्वेश्चन है इस पर। ठीक, तो ये कहलाता आपका हिस्टोग्राफी। किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे? पूछ दिया भारत में लिखे फजाइल इतिहास का पहला ग्रंथ, फिर अटक गए अपन। फिर पूछ देगा शिक्षात्मक इतिहास का भारत में पहला ग्रंथ, बोले साहब फर्स्ट ही बस पूछ रहा हूं मैं आपसे, बाकी तो पूछे नहीं हो कि लिस्ट कौन कौन सी है, कितने क्या लिखे गए हैं। कलात्मक इतिहास का फर्स्ट, बोले सर हम फिर अटक गए। समझ रहे हो रेंज के टोटल बाहर, क्योंकि आप जो पढ़ते आ रहे हैं एक मेन स्ट्रीम का बस पढ़े, बोले हाँ सल्तनत काल की स्थापना हुई और ये हुआ। आपने प्राय हिस्ट्री पढ़ा है, आपने क्या नहीं पढ़ा है, आपने हिस्टोग्राफी नहीं पढ़ा है। अभी जो आप पढ़ रहे हैं शुरुआती यह जो दौर है यह हिस्टोग्राफी कहलाता है। हिस्ट्री यानी हिस्ट्री, उपसर्ग, ग्राफ यानी लिखना, लिखने की क्या कैसी प्रवृत्तियां रही हैं आप अभी वो देख रहे हैं। फिर अपन इतिहास पर आएंगे, बोले हाँ साहब मौर्य काल ये है, गुप्त काल ये है, सल्तनत काल की स्थापना ऐसे ऐसे हुई साहब जी, मुगल काल ऐसे है, बाबर आता है साहब, ये होता है वो होता है। फिर वो अपन सीधा सीधा सा देखते साहब, उसमें से भी बहुत सारे वेरियस सेक्शंस है, हर टॉपिक को समझना वो एक अलग ही कला है, वो भी बात करेंगे अभी, लेकिन एक व्यवस्थित तौर पर। वो वाला जो मेन स्ट्रीम का आपने फिर भी थोड़ी थोड़ी सा जो पढ़ा हुआ है, थोड़ी थोड़ी सा, वही आपको टफ लगता है। यहाँ तक तो पहुंचा ही नहीं अपन, बोले ये क्या है, ये मैन के भी फजाइल अजाइल क्या अजाइल, अपन फिर घूम गए। और इसमें जो बार बार आपको एक वर्ड आ रहा है साहब जी, बोले आम आदमी का इतिहास। ठीक है, आम आदमी, सामान्य वर्ग, उसका समाज प्लस उसकी संस्कृति, उसकी दशा, इनका वर्णन जिनने नहीं किया अपन उसकी भरपूर आलोचना करी है, हाँ या नहीं? मिडिवल में भी और बाकी में भी, एंशियंट में भी कालिदास की लोग आलोचना करेंगे साहब जी। ये साहब आपने तो बहुत लिखा, विज्ञान शकुंतलम सारी बातें एक से एक आपने घटनाएं बताई, बेहतरीन ग्रंथ लिखा है, और आपने किसका वर्णन नहीं किया है? बोले साहब आम आदमी के गीत गाने वाला कोई नहीं था। आज भी चित्रण की यदि बात की तो फिल्मों में एक से एक रईसों का, अभिनेताओं का, अभिनेत्रियों का, उनके वैभवों का, राजा महाराजाओं के पराक्रम का वर्णन है, लेकिन आपने किसको गायब कर दिया? आम आदमी। और दुनिया आज किस बिहाफ में पॉलिटिकल साइंस पर चल रही है? बोले सर जी लोकतंत्र। लोकतंत्र में किसकी भूमिका महानतम है, कौन महत्वपूर्ण है? बोले आम आदमी। लोकतंत्र मतलब संविधान, कानून इत्यादि के द्वारा चलने वाला राज्य, संविधान की शक्ति का आधार क्या है? बोले आम आदमी। बोले आपने किसका इतिहास नहीं लिखा? बोले आम आदमी का। किसको मेन स्ट्रीम में होना चाहिए? बोले आम आदमी, उसकी दशा दिशा इत्यादि वगैरह। बोले राजा जी ने ये किया, महाराजा जी ने ये किया, सुल्तान जी ने ये किया, बादशाह जी ने ये किया, ये युद्ध लड़ा, वो जीता। बोले ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये तो वही बात हुई कि इस देश के राष्ट्रपति इतने महान है कि उनने ऐसा युद्ध कर दिया, उस देश के राष्ट्रपति ने तो साहब जी वीटो कर दिया, इस देश के राष्ट्रपति ने दूसरे वाले देश को धमका दिया। बोले ये कोई महान बात नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा ऐसा कर दिया, ये कोई महान बात नहीं है। महान बात क्या है? आम आदमी के मुद्दे, उसकी दशा कैसी है, उसकी सामाजिक दशा कैसी है, उसको सुधारने के लिए आपने क्या प्रयास किया, उसकी आर्थिक दशा को सुधारने के लिए क्या प्रयास किया, उसके सोशल वेलफेयर के लिए आपने क्या किया, उसके बारे में आप लिखा ही नहीं रहे हो। आप बता रहे हो कि इस राजा के काल में इतना महान काल था, स्वर्ण युग का दौर था, बोले नदियां बहती साहब जी, अप्सराएं और ये और वो। बोले साहब अमीर आदमी के लिए हर काल स्वर्ण ही काल रहा है, गोल्डन एरा रहा है। गरीब आदमी की दशा क्या थी? बोले आप वो तो गायब ही है, वो तो गायब ही है, तो आज के जमाने वाला हो गया साहब। बोले साहब फलाने राष्ट्रपति हवाई जहाज में घूम रहे हैं, तो बोले वो महत्वपूर्ण नहीं है। आम आदमी, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी इत्यादि पर बात करिए साहब जी, उसके लिए आपने क्या किया? अपने अशोक मौर्य को क्यों महान बोला? क्योंकि उसने कल्याणकारी कार्य किए। किसके लिए? समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए, समाज के निचले वर्ग के लिए। तो ये चीज महत्वपूर्ण है। आपने अकबर के बारे में क्यों बोला? उसकी वजह ये थी साहब जी। बाकी सारी चीजें भी चल रही थी, बोले वो इस मामले में धर्मांध था, वो उस मामले में धर्मांध था। आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर बार बार पूछे पूर्व में, बोले दिल्ली सल्तनत काल का अकबर किसको कहते हैं? क्वेश्चन पूछा है प्रीलिम्स में, क्या मेंस तक में पूछा और आगे भी पूछेगा। बोले फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के काल में लिखा गया इतिहास का प्रमुख ग्रंथ। बोले अटक गए अपन। कौन सा वाला टाइप लिखा गया, 1 2 3 4? बोले फिर अटक गए अपन। फिरोज शाह तुगलक तो जबकि बहुत धर्मांध शासक था, धार्मिक नीति, बहुत कट्टर था वो बंदा। बात तो बिल्कुल सही है। इतिहास का मतलब भी तो यही है कि जब अगर आप कट्टर हैं जिस कारण में आपकी उसमें आलोचना ही की जाएगी भरपूर, लेकिन जिस मामले में अगर उसने अच्छा कार्य किया तो अपन उसकी अच्छाइयां भी बताएंगे, उसके रचनात्मक कार्य भी बताएंगे। ये नहीं कि हम इस पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो अपन बस केवल एक ही गुणगान करेंगे, ये नहीं है इतिहास। इतिहास एक अलग ही दायित्व है।
इतिहास की एक अलग ही ड्यूटी है, इतिहासकार की एक अलग ही भूमिका है, क्योंकि अपन ने बीए भी किया और एमए भी किया है इतिहास से, आगे पीएचडी भी कर रहे हैं इतिहास से। आपके कुछ नैतिक दायित्व भी बनते हैं। आप बहुत विशिष्ट हैं इतिहास पढ़ने वाले विद्यार्थी, क्योंकि आपने पढ़ा है। आप उस चौगड्डे पर खड़े हुए साधारण से वो व्यक्ति वर्ग नहीं है जो कुछ भी नहीं जानता, जो अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ट्विटर, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी के बिहाफ में टिका हुआ है, जो तथ्य में और इतिहास में अंतर ही नहीं जानता, जो केवल एक चीज के आधार पर पूरा मूल्यांकन कर देता है। वो नहीं है आप। हिस्ट्री कुछ और ही है, और हिस्ट्री को हमेशा से तोड़ने मरोड़ने का प्रयास सदैव से किया है ताकतवर लोगों ने, और उसमें हमेशा वो यही दर्शाने का प्रयास करते रहे हैं कि उनका खुद के द्वारा किया गया महानतम कार्य है, बाकी सब लोगों ने तो अच्छा कुछ किया ही नहीं है। जो भी अच्छे दिन लाए हैं वो हमने ही लाए हैं, बाकी किसी ने नहीं लाए हैं। इतिहास ही नहीं, क्योंकि इतिहास क्या है? सत्य की खोज है। जिसने जो अच्छा किया उसके बारे में भी लिखा जाएगा, और जिसने तानाशाही उसको छानाशाही की है उसको कभी नहीं छोड़ा जाएगा। वो कुछ भी कर ले, चाहे वो सिकंदर हो चाहे वो हिटलर हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। जब मौका मिलेगा इतिहास करो तब उसके बारे में वो लिखेंगे, क्योंकि इतिहास का दायित्व भी है सत्य का अन्वेषण, सत्य, और उसको कभी छुपाया ढका नहीं जा सका। हजारों वर्षों के लिखित इतिहास में कोई भी तानाशाह, कोई भी ताकतवर बादशाह आया हो, वो बदल नहीं सका इस धारा को, चाहे वो सिकंदर हो जो अपने आप को महान कहता है, चाहे वो हिटलर हो, चाहे वो कोई भी होता। क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी, हिस्टोरियंस की। एग्जामिनर जो है वो आपसे बिल्कुल वही बात करता है जो एग्जामिनेशन हॉल होता है और जो क्वेश्चन पेपर होता है। उसका एक दूसरा फॉर्म मैं कहता हूं कि वह टॉकिंग है, वह बातचीत है, चर्चा है। एक विद्वान पेपर सेट करने वाले व्यक्ति की साधारण बच्चे से, साथ ही साथ उस चर्चा के दौरान वह मार्गदर्शन भी करता है कि बेटा अगर इस बार फेल भी हो जाओ तो अगली बार हमारे पूछने का ध्येय क्या है आप तुम समझ जाना। हम तुमसे इस लेवल का नॉलेज, इस लेवल की सत्यनिष्ठा, नैतिकता चाह रहे हैं। तो अपने क्वेश्चनों के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करता है। तो यदि आप उस चीज को पहले से जानते हो तो डेफिनेटली एग्जामिनेशन हॉल में उन क्वेश्चन को बना लेंगे, और अगर उन धारणाओं को नहीं जानते तो फिर वो क्वेश्चन पेपर आपको टफ ही लगेगा, क्योंकि आप मैसेज ही नहीं समझे इतिहास के विद्वानों का कि वो किन बातों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब इन बातों का ज्यादा महत्व है, क्यों, क्या, कैसे है, अच्छी बुकें पढ़ो, उससे आपको ज्ञान होगा। ये नहीं कि अपन लेकर बैठे एक आध पर्चा या एंड्रॉयड या व्हाट्सएप या इत्यादि से बोले, उससे नहीं है इतिहास। क्लियर? इस काल में भी आप देखेंगे बहुत सारे जो इतिहास कह रहे थे राज दरबार, उसके संरक्षण में, मतलब उन्हीं के दरबार में बैठे सुल्तान के, कोई विधि का शासन है नहीं, कोई संविधान नहीं है। राजा क्या बोलेगा? कोई लिखित कानून नहीं, कोई समानता मानता नहीं, सब गया एक किनारे, मेरे शब्द ही कानून है, जो हम कह रहे हैं वही सही है। बॉस इज ऑलवेज राइट, जिसको रॉन्ग लग रहा है वो बताए, उसकी छुट्टी, और प्लस बोले इनको लटकाओ जरा ऊपर से नीचे, अपने आप लाइन पे आ जाओगे, एक को देख के 100 आ जाएंगे। तो उन्होंने वैसा इतिहास लिखा, लेकिन आज भी जो पढ़ने वाले हैं उसमें से भी मूल बात को छान लेंगे, ये पक्षपातपूर्ण है, ये गलत है, और ये सही है साहब। तो उसके कुछ सिद्धांत, कुछ अवधारणाएं होती, वो अपन पढ़ रहे हैं, एक एक दिन छोटी छोटी सी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस काल के इतिहास को कितने हिस्सों में बांटा गया है? 4 हिस्सों में। पहला वाला हिस्सा क्या कहलाता है? सामान्य इतिहास। दूसरा क्या कहलाता है? फजाइल या मैनकिब इतिहास करके कहलाता है। तीसरा क्या कहलाने वाला है? शिक्षात्मक, यानी शिक्षा इच्छा देंगे। चौथा वाला कहलाएगा भाई कलात्मक करके कहलाने वाला था। क्लियर? सामान्य इतिहास पर बात करते हैं। सबसे पहले सामान्य इतिहास। सामान्य इतिहास का मतलब ही ये है कि इसमें शुरुआत कहां से हुई है, मानव सभ्यता इत्यादि वगैरह की, मानव कहां से कैसा क्या आया हुआ है। तो सब अपनी अपनी फिलॉसफी बताए हैं। कोई कहेगा साहब जी आदम एंड हव्वा, आदम से प्रारंभ किया हुआ है। कहां से? आदम और हव्वा से प्रारंभ हुआ है। फिर बताया कि हाँ यहाँ पर ये महान महान घटनाएं हुई हैं। किसने करी? बोले हम ही ने करी हैं, जितने कार्य हमने करे वो सब महान है। दुनिया में जिन्होंने, बाकी लोगों ने कुछ किया ही नहीं है। दैट इज सामान्य इतिहास। क्लियर? प्रारंभिक जो मुस्लिम शासक वगैरह रहे हैं उनके बारे में बताया गया है। इनमें से भी सबसे खास इस्लाम के अनुसार
जो व्याख्या है वह की गई है। ठीक, इस्लाम में जो धार्मिक और राजनीतिक प्रमुख होते हैं उनको क्या कहा गया? खलीफा। उनके काल में जो कुछ हुआ वो लिखा है। तो ये अरबी फारसी लेखन वाला है। इसमें क्वेश्चन आपसे सिर्फ यही पूछेगा कि किन खलीफाओं का वर्णन किया गया इस सामान्य इतिहास में। तो उम्मयद प्लस अब्बासी खलीफाओं का वर्णन किया गया है। किसका? उम्मयद प्लस अब्बासी खलीफाओं का वर्णन किया गया है। इस बात को ध्यान रख लेना। और वहां से वर्णन करते करते अपन आ गए हैं कहा? 1200 सेंचुरी तक आ गए सर। इसके अंतर्गत ही, यानी सामान्य इतिहास के अंतर्गत ही उस क्षेत्र का इतिहास लिखा गया है। तो तुर्क थे ये, अरब, फारस, मध्य एशिया इत्यादि होते हुए कहाँ आ गए? भारत आ गए। तो अपना इतिहास उन्होंने बताया, अपने दृष्टिकोण से बताया। फिर भारत आ गए तो बोले भारत क्षेत्र का इतिहास। तो भारत क्षेत्र का भी वर्णन किया, यानी यही वजह कि इसी में एक कैटेगरी क्या होती है? क्षेत्रीय इतिहास की होती है, जो कि किसका हिस्सा होता है? सामान्य इतिहास का हिस्सा होता है। क्लियर बात है? भारत में क्षेत्रीय इतिहास लिखने वाले फर्स्ट या प्रथम दो बहुत ही खास नाम अपन को मिलेंगे। एक बंदे का नाम है जो कि हमेशा एग्जामिनेशन हॉल में आपको मिलता ही रहा है, उसका नाम है मिनहाज उस सिराज। ध्यान दो, ये भी सिराज है, लेकिन ये शम्स सिराज अफीफ नहीं है। इस बंदे का नाम क्या है? मिनहाज उस सिराज करके है। क्लियर? दूसरा बंदा है मोहम्मद बेहमद खान। मोहम्मद बेहमद खान। ये चीज है, लेकिन अपन पढ़ेंगे सिर्फ दो बंदों को। तीसरा बहुत ही टॉप क्लास बेस्ट जो बुक लिखी गई क्षेत्रीय इतिहास की, उस बंदे का नाम है याहया बिन याहया बिन अहमद सरहिंदी। आपके लिए ये दो महत्वपूर्ण हैं। आपके लिए ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण है साहब। इन पर तो क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक। पॉइंट नंबर 1, बोले साहब इस बंदे की बुक का नाम क्या है? यहीं से क्वेश्चन होगा, क्या इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं इत्यादि वगैरह अपन बात करेंगे। तो सबसे पहला, इस बंदे की पुस्तक का नाम क्या है? मोहम्मद बेहमद खां तारीख मोहम्मदी करके कहलाती। तारीख का मतलब ही होता है इतिहास। तीसरा बंदा है याहया बिन अहमद सरहिंदी। इस बंदे की पुस्तक का नाम क्या है? कौन सी पुस्तक लिखी इसने? तारीख मुबारक शाही। ये वाली बुक और ये वाली बुक आपको मिलता ही है।
हर इतिहास के एग्जाम में आपको इनके बारे में मिलता ही, आप ऑब्जर्व करो क्या ऐसी बात है कि भाई ये पूछते ही पूछते हैं। जबकि अभी आप कौन सा वाला एरा पढ़ रहे हो, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, फर्स्ट वाला पढ़ रहे हो, ये वाला अभी ऐसे ही निकलेंगी, इस वाले की बताऊंगा। आप सैकड़ों किताब रट के चले जाते हो रट्टा मार के, बोले हाँ ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, वो नहीं आनी है। आनी यही है और आती यही है अगर आप बार बार गौर करो, और इन्हीं के आसपास के क्वेश्चन पूछते हैं। और मैक्सिमम बच्चों को इन्हीं के आसपास का नहीं बनता, उनको लगता है हाँ ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, उस वाली किताब में ये दिया है, फलाने वाले चुटका में ये दिया है, ल्यूसेंट में भी ये दिया है, तैयारी करते रहते हैं, जबकि मूल ही नहीं मालूम है साहब की कहाँ से आना है पेपर। इन पर ही आता है, इसी के सराउंडिंग आता है, कभी लेफ्ट कभी राइट कभी कोई सा एंगल पर ही क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसी क्या वजह है, समझ ही नहीं पाते, तो उसको समझना जरूरी है अपने लिए, अपन डेफिनेटली बना लेंगे साहब। ठीक, तो पहली बात फैक्चुअल, वो भी याद रखना जरूरी कि साहब फैक्ट ही याद रह जाए अपन को। मिनहाज उस सिराज, ठीक, बुक का नाम क्या है, बोले साहब मिनहाज उस सिराज, उसी टाइप का 3 अक्षरों का नाम है, मिनहाज उस सिराज तबकात ए नासिरी, नासिरुद्दीन महमूद पर फोकस होने वाली है। ठीक, पढ़ेंगे तो ये बंदा है। इसमें कंफ्यूजन आपको क्या होगा, बोले सर वो शम्स ए सिराज अलग है, उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। वो क्या नाम है उसका, शम्स ए सिराज। उसकी बुक्स कौन सी हैं, मेरे ख्याल से आपको बता चुके हैं, ये आई थी पहले ही, साइड में उसको करके लिख लो, सीरत ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही, पहले ही बता चुका हूं। ये कौन बंदा है, ये शम्स सिराज अफीफ है, ये अलग अलग है, दोनों ही दिल्ली सल्तनत के हैं, मना नहीं कर रहे। ठीक, पर वो क्या है, शम्स सिराज उर्फ अफीफ करके उस बंदे का नाम है। ये बंदे का नाम क्या है, मिनहाज उस सिराज तबकात नासरी। याद रखने का तरीका क्या है, तरीका सीधा सही है कि दोनों बातें एक साथ बोलो, यहां से लेके यहां तक एक लाइन में बोलो, एक ही सुर में 3 बार अपने मन में बोल लो, आपको ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा कि मिनहाज उस सिराज तबकात नासरी, या तबकात नासरी बाय मिनहाज उस सिराज, 3-4 बार आप कर लो, आपको याद रह जाएगा। जबकि शम्स सिराज अफीफ, बोले सर वो फिरोज शाह पर बार बार फोकस करता था, ये नासिर पर है। ठीक, या फिर ध्यान रखना टीएम, टीएम, ठीक, टी फॉर तबकात नासरी, एम फॉर मामला क्रिस्टल क्लियर है। ऐसे करके भी ध्यान रखना, डबल बॉन्डिंग हो जाएगी, अपन भूलेंगे नहीं। और जनरली यूं ही नहीं भूलोगे, आपको अभी इतने डिटेल में बताऊंगा कि आप ऐसे ही नहीं भूलने वाले हो, आपको अपने आप उसका इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा। ये फैक्ट एक्टों को लेकर जो चिंतित होते हैं, वो सर कैसे क्या याद रखें फैक्ट, वो बहुत मामूली काम है, छोटा मोटा काम है वो तो आपको सैकड़ों पेज की किताब यूं ही रट्टा मरवा दें तब याद भी रह जाए आपको, और उसके अंदर का इंपॉर्टेंस उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हो जाता है। याहिया बिन अहमद सरहिंदी, क्या लिखी, बोले तारीख है मुबारक शादी। जब कोई मुबारकबाद देता तो कहते ना, बोलते याहिया, वो मुबारक हो टाइप का बोलता है, तो ऐसे लगता है अच्छा हम मुबारकबाद टाइप की कुछ दे रहे हैं। याहिया मुबारक हो, या अपना सिलेक्शन हो गया, वाह मुबारक हो, तो याह कब बोलते, मुबारक होने पर बोलते, ऐसा बोलते ना, बोले याह मुबारक हो, फेल हो गए, मुबारक बात देते हैं साहब जी कब, तो बिल्कुल याह, तो मुंह लटक जाएगा साहब जी, लटकाना नहीं है अपन को, सही चीजों को सही तरीके से देखना। बहुत ही खास ये ग्रंथ करके कहलाते हैं। चलिए, इस बंदे ने मिनहाज उस्तराज ने दिल्ली सल्तनत, जो नाम दिया आपको तबकात ए नासरी करके आपको बोला हुआ है, दिल्ली सल्तनत में भी खासकर उत्तर भारत, प्रारंभिक जो उत्तर भारत था, पंजाब, सिंध, दिल्ली, इन क्षेत्रों के बारे में इस बंदे ने भरपूर लिखा हुआ है। खास बात है कि यह बहुत ही खास प्रशासनिक पदों पर इसने काम किया है इस बंदे ने। इसका मतलब है इसने राज दरबार को, सुल्तानों को, नीतियों को बहुत करीब से देखा सुना जाना होगा। मध्यकाल में तुर्कों के द्वारा जो हमारे यहाँ स्थापना हुई वह कहलाती है दिल्ली सल्तनत। ठीक, दिल्ली सल्तनत, इसका टाइम आप जानते हैं बहुत अच्छे से, तब 1206 से अपन इसको पढ़ेंगे 1526 तक। ठीक है,
दिल्ली सल्तनत में 5 वंश या 5 हिस्सों में आप इसको बांटकर पढ़ते हो। पहला कहलाने वाला आपका गुलाम वंश, ठीक। तो अब ये कौन कौन से रहे हैं 5 वंश, इनको ध्यान रखना है, तो एक कोड लिखो वहीं पर। सबसे पहली बात, गुखी तो सैलो। कौन कौन रहे? बोले सर गुखी तो सैलो रहे। नंबर 1 पे कौन आएगा? बोले सर गुलाम वंश। दूसरे नंबर पे खासे, बोले सर जी खिलजी वंश। तो सैलो तीसरे नंबर पे, इसका मतलब पक्का क्या आएंगे? बोले सर तुगलक वंश। सैलो सा से हो जाएगा सैयद वंश। ला से हो जाएगा 5वें नंबर पे लोधी वंश। मामला क्लियर है। तो दिल्ली सल्तनत में 5 वंश आए हैं, उनके आने का जो क्रम है, यानी सबसे पहले से लेके बाद तक, कोडिंग क्या आपका? दैट इज गुखी तो सैलो करके ध्यान रख लेना। तो गा से गुलाम वंश, खा से खिलजी वंश, ता से तुगलक वंश, ता से सैयद वंश, ला से लोधी वंश करके। इनका टाइम पीरियड अपन देख लेने वाले हैं। बोले सर लगभग 1206 से लेकर के 1290 तक का जो दौर कहलाता है, वो जाना जाता है किसके लिए? बोले गुलाम वंश। कई शासक आएंगे पर इस वंश के माने जाते थे। खिलजी वंश के बारे में बात करें तो बोले सर 1290 से लेकर के मोटे तौर पर 1320 एडी का टाइम। तो ये क्या हो गया आपका? खिलजी वंश हो गया। उसके बाद में 1320 से लेकर के आप 1400, 14 कह लो या 1420 कर लो, चलो राउंड अप में, तब तक का जो टाइम पीरियड कहलाता हो तुगलक वंश है, ठीक। फिर सैयद है, फिर लोधी है। बोले 1451 से लेकर के बोले आगे फिर चलेगा 1526 तक लोधी, और फिर उसके बाद में बाबर आ जाएगा, मुगल वंश। इस बातों से आप परिचित हैं, ठीक। तो एक तो पूछता है कि साहब दिल्ली सल्तनत के जो वंश आए हैं उनका क्रम क्या है, तो बोलोगे सर ये है। दूसरा इसमें ये पूछता है कि सर टाइम, यानी शासन करने का टाइम, शासन काल के आधार पर बताइए ज्यादा से कम, यानी सबसे ज्यादा समय तक किसने शासन किया और सबसे कम समय तक। तो आप क्या ध्यान रखना, एक कोड ध्यान रख लेना जो मैं कह रहा हूं आपसे, तुगलसक। क्या ध्यान रखोगे? तुगलसक, यानी सबसे ज्यादा किया है तुगलक वंश ने, जबकि वो आया कौन से नंबर पे था? क्लियर। लेकिन अगर टोटल लॉन्ग पीरियड देखा जाए तो किसका रहा है, ठीक। पढ़ेंगे अभी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, आप इतना इतना पढ़ोगे कि आप खुद कहोगे आप कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो तुगलसक। सेकंड नंबर पे कौन आएगा? बोले सर फिर गुलाम आएगा। तीसरे नंबर पे ला से लोधी आएगा, सात से सैयद आएगा, और सबसे आखिरी में खा से खिलजी आएगा। इसमें जो क्वेश्चन बनेगा आपको पहले से आप जान लो कि सबसे ज्यादा समय किसने किया, तो ज्यादा बोला जाए तो तुगलक, सबसे कम किसने किया, ऐसे करके पूछेगा। क्लियर। तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर आपके दिल दिमाग में होना बहुत जरूरी है। अब ध्यान देने वाली बात है कि जो आप पढ़ रहे थे, जिससे हम आपको उठा करके यहां ले आए हैं, मिनहाज उस सिराज, ठीक, याहिया बिन अहमद सरहिंदी, ये दो सबसे महत्वपूर्ण नाम हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि याहिया बिन अहमद सरहिंदी इनमें से किस वंश के काल में दिल्ली सल्तनत का इतिहास लिखता है? बंदे का नाम है याहिया बिन अहमद सरहिंदी। कभी कभी नाम भी दे देता है राजा का। चार ऑप्शन होंगे, लोधी वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश या गुलाम वंश। हम्म, कौन सा वंश? हाँ जी, याहिया बिन अहमद सिंधी सरहिंदी, तारीख मुबारक शाही, इनमें से किसके
फिट बैठेगा? 4 ऑप्शन दे देगा आपको, अपन घूम रहे हैं जब से। तो वो थे सैयद सुल्तान, उसमें से ही बंदे का नाम था मोहम्मद बिन साम। आप हिस्ट्री का पेपर कोई सा भी उठाकर देख लो, हिस्ट्री ऑप्शनल का, विशिष्ट इतिहास का, आपको ये बंदे का नाम मिलता ही मिलता है। बहुत ही खास है। वजह क्या है? बोले सर क्षेत्रीय इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ, क्षेत्र के बारे में विधिवत उसने बताया कि हाँ ये वाला शहर यहाँ पर, ये वाले यहाँ पर, यहाँ पर ये खास चीज है, इस शहर में ये है, ये वाले राज्य में ये है, ये वाले सूबे में ये है, ऐसा करके उसने बताया हुआ है एक चीज के बारे में। अपने राजा के बारे में बताया बहुत कुछ। ठीक। तो याह्या बिन अहमद सरहिंदी कहां पर फिट बैठता है, इस बात को ध्यान रखना। सैयद, सैयद राजा का भी नाम, मोहम्मद बिन साम, उनको फोकस किया है। लिखा और भी कई राजाओं के बारे में, ऐसा नहीं है कि बाकी कोई राजा ही का नहीं किया, पर मेनली इनके बारे में यह लिखता है सैयद शातक। बात करेंगे अभी उस पर भी। इसी तरीके से क्वेश्चन क्या होगा, मिनहाज उस सिराज की बुक तबकाते नासिरी, इस पर क्वेश्चन होगी, वो कहां फिट बैठेगा? वो कहां बैठेगा फिट सकती? यहां अटक जाते हैं बच्चे, चलो एक एक करके देखते हैं अपन। इसलिए अपन को यहाँ थोड़ी सा शासकों का नाम ध्यान रखना पड़ता है। यह है गुलाम वंश, अपन देखेंगे गुलाम वंश में कई शासक आए, ऐबक आया सर, ठीक, फिर बोले सर इल्तुतमिश आ गया, फिर ये आ गया, फिर वो आ गया। तो पहली बात तो राजाओं के बारे में पूछता, तो एक सिंपल सा कीवर्ड ध्यान रखें जो मैं कह रहा हूं आपसे, ए आई रुख रजिया, क्या याद रखना? ए, जैसे बोलते ना ए, तो अपन बोलेंगे ए आई रुख रजिया, क्लियर? ए आई रुख रजिया, बहरा मन बलबन काका का, बलबन काका का। गुलाम वंश के पूरे शासक आ गए लाइन से, कोई रेंज के बाहर ही नहीं है। ठीक, देखो, ए से ऐबक, आ से ऐबक के बाद में आता आराम शाह। इस पर क्वेश्चन आता है कि ऐबक के बाद में कौन बना? 4 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए मिलेगा इल्तुतमिश। बच्चे कहते हैं हाँ इल्तुतमिश, खत्म, बोले फेल हो गए बेटा, अगले साल मिलना अगर एग्जाम हुआ तो, नहीं तो 5 साल बाद मिलना। पंचवर्षीय योजना तो यही हो गई। ए आई, आ से आराम शाह, ठीक है, आराम शाह को हटा के आएगा अगला ई फॉर इल्तुत, इल्तुत मिशविश, क्लियर? इसी पर क्वेश्चन पूछ देता, बोले साहब इल्तुतमिश जब सुल्तान बना इसको आराम शाह को हटाया, तो उसके पहले वो किस पद पर था? बोले सूबेदार था। बोले कौन सी जगह का सूबेदार था? बोले अपन फिर अटक गए। बोले हाँसी का सूबेदार था। पढ़ेंगे अपन दिल्ली में, दिल्ली सल्तनत वगैरह में पढ़ लेंगे। अब एक मोटा स्ट्रक्चर बता रहा हूँ क्योंकि ये फिट नहीं बैठ पा रहा होगा नहीं तो, कि सर ये कौन से विद्वान इतिहास की पुस्तक आप बता रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट जाते हैं, इल्तुत रुख से रुकनुद्दीन फिरोज, रुख फॉर रुकनुद्दीन फिरोज। उसके बाद में कौन? रजिया। इस पर फिर क्वेश्चन आता है कि इल्तुतमिश के पश्चात में कौन राजा बना? कई बच्चे बोलेंगे, बोले सर रजिया। बोले गलत जवाब सर, ये कौन बनेगा? रुकनुद्दीन। मामला किस क्लियर है? लगातार क्वेश्चन पर क्वेश्चन बनते हैं इनमें से, तो बच्चे परिचित नहीं हो पाते कि साहब ये क्या है। बहरामन, तो ये कौन आएगा साहब जी रजिया के बाद में? बोले बहराम शाह, क्लियर? उसके पश्चात में बोले मन, मां से बोले मसूद शाह, क्या नाम है? मसूद शाह। मन, ना की मात्रा से, ना से अपन देखेंगे उस बंदे का नाम है नासिरुद्दीन महमूद। और फिर आएंगे बलबन अंकल, ये तो वैसे ही फेमस है। काका का बलबन के 3 बेटे लाइन से निकम्मे, पिताजी जितने योग्य बेटे जी उतने ही ज्यादा अयोग्य। ठीक, तो कैकुबात, कैमर्स, क्यू खुसरो, बोले क्यूमर्स वो सब मर गए लाइन से। तो ये आने वाले हैं साहब। ये जो बंदा आया ना नासिरुद्दीन महमूद,
ये सबसे खास है। तो अपन क्या पढ़ रहे थे? तबकात ए नासरी पुस्तक, रिटन बाय मिनहाज उस सिराज। उसने अपनी यह पुस्तक किस सुल्तान को, बुक का नाम क्या है? तबकात ए नासिरी। किसको समर्पित है? नासिर को। वो बंदा कौन है? नासिरुद्दीन महमूद कह करके कहलाता है। रिटन बाय मिनहाज उस सिराज। मामला क्लियर है? और ज्यादा तो टाइम पीरियड आप उठा करके देख लो। 1246 से ये बंदा आपको मान के चलो कि लगभग 1260 तक मिलता है। और 1260 में बलबन इसको हटा के, जबकि ये उसका दामाद था, 60 में बलबन इसको हटा करके एकदम से राजा बन जाता है 60 साल की उम्र में। 60 इयर्स ओल्ड बंदा अपने ही दामाद को, उसके दामाद का नाम क्या था ये, पर ये व्यक्तिगत चीजों के आधार पर हम मूल्यांकन नहीं करते इतिहास में कि नहीं बलबन ने बताओ अपने दामाद को मरवा दिया, ये किया वो किया। व्यक्तिगत नहीं, सार्वजनिक। हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? एक सार्वजनिक इतिहास पढ़ रहे हैं। सार्वजनिक भूमिका क्या है राजा की? सार्वजनिक भूमिका की आपको इतना काबिल और अपने कर्तव्यों के प्रति इतना कर्मठ होना चाहिए कि आपके काल में जो जनता है उसको लॉ एंड ऑर्डर अच्छा मिले, सुरक्षा मिले, उसकी सामाजिक आर्थिक इत्यादि जो स्थिति उसमें बदलाव आए, सुधार आए, रचनात्मकता आए, उनके लिए कुछ आप वेलफेयर वर्क करें। जितनी बातें मैंने बताई वो सब भली ना करो, उनमें से कुछ तो करें। इन बातों का मूल्यांकन करेंगे, इस आधार पर हम कभी भी फोकस करेंगे कि राजा अच्छा कि नहीं। बलबन ने कोई वेलफेयर वेलफेयर वर्क नहीं करे ज्यादा जनता के लिए, या ना के बराबर कह लो। और उसने कम से कम एक काम तो किया, सुरक्षा तो दी ना जनता को। अपने सिंहासन को वो सुरक्षित कर रहा था, ये बात सही है, लेकिन उसके चक्कर में इनडायरेक्टली उसने अपने देश की जनता को सुरक्षा तो दी विदेशी आक्रमणकारियों से। बोले मंगोलों के लगातार आक्रमण हो रहे थे, सुरक्षा के लिए प्रावधान प्रबंध तो किए, नहीं तो वो भी बाकी बादशाहों की तरह कई पी के डले हैं, काम ही नहीं है कोई। जितना भी धन है उसको अपना समझ रहे, जबकि वो जनता का पैसा है। आपके दायित्व बनते हैं जनता के प्रति, तो जनता के प्रति आपने जो दायित्व निभाए हैं उन आधारों पर मूल्यांकन किया जाएगा, ना कि व्यक्तिगत कि इसने इसकी गर्दन उड़ाई उसने उसकी गर्दन उठाई। व्यक्तिगत आधारों पर कई बार आपको ऐसे राजा भी मिलेंगे, बोले सर व्यक्तिगत आधार पर अपन देखें तो एक बहुत ही क्रूर, एक बहुत ही बेईमान या बेरहम शासक ही नजर आ रहा, लेकिन जब आप उसकी सार्वजनिक भूमिका देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि नहीं साहब इसने जनता के कल्याण के लिए शासन किया है, कार्य किया हुआ है। तो आपके लिए क्या महत्वपूर्ण, किस बात को फोकस करेंगे? क्योंकि यहाँ पर हर कोई उस गद्दी को, उस सिंहासन को हथियाने के लिए, दूसरे की गर्दन पर तलवार रखने के लिए तब भी आमादा था और आज भी सुपरसीड कर रहा है कि बोले साहब इनको प्रधानमंत्री बनने का शौक है, तो इसके पहले जिसके पीछे या आगे पीछे घूम रहे थे उन्हीं को उन्होंने रास्ते से हटवा दिया, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ऐसे आपको बहुत उदाहरण मिलेंगे। ठीक है, 21वीं सदी में मिल जाएंगे, 20वीं में भी मिल जाएंगे, आप ढूंढेंगे। तो व्यक्तिगत आधार पर थोड़ी ना आप मूल्यांकन करते हो। यही वजह है तो कहा जाता था यहाँ कोई किसी को रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के यदि तुम संभल सको तो चलो। क्लियर? ये वो चीज कहलाती है साहब जी। अपन देखेंगे इन बातों को तो हम सार्वजनिक भूमिका या सार्वजनिक जीवन के आधार पर देखेंगे। नासिर एक अच्छा योग्य शासक नहीं था, सच बात तो ये है। जबकि बलबन को अपन एक काबिल शासक के रूप में देखेंगे, क्रूर शासक के रूप में भी देखेंगे, लेकिन बलबन के शासन काल में जनता को कई ऐसी मूलभूत चीजें मिली जिनमें आप एक सुरक्षा कह सकते हो, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर कह सकते हो। बलबन इतना उपद्रवी, इतना क्रूर शासक था, इतना दिखावा करने वाला ढोंगी किस्म का शासक था कि वो छोटी मोटी अपनी चीजों को ही बढ़ा चढ़ा के बता रहा है। आदमी कहेगा साहब आत्म प्रशंसा ना करो, बोले सब पता है हमको, अपने आप को अफरासियाब वंशांश इत्यादि सब बताएगा। तो ऐसा लगेगा कि नहीं, ऐसे व्यक्ति का ना तो प्रशासक यानी उसके अधिकारी सम्मान करेंगे व्यक्तिगत तौर पे, ना ही जनता। ऐसा लगेगा, कईयों को उसने सजाएं दी अधिकारियों को, लेकिन खास बात है कि हुआ इसका उल्टा ही। जनता, तत्कालीन जनता और तत्कालीन अधिकारी उसे बहुत प्रेम और सम्मान देते थे,
क्यों? क्योंकि उसकी बाकी चीजों पर नहीं, जो लॉ एंड ऑर्डर और जो उसने शांति व्यवस्था प्लस कानून का शासन, सुरक्षा इत्यादि जनता को प्रदान की, उससे वो काफी प्रभावित थे। बलबन के पूरे कार्यकाल का मूल्यांकन आप करोगे तो इन्हीं सब शब्दों के आधार पर होगा, सुरक्षा, न्याय, समानता के आधार पर इत्यादि वगैरह। तो आम जनता तक दुखी होगी उसकी मृत्यु पर, जबकि वो खुद कहता आम जनता के बारे में कि साहब जब भी मैं किसी कमजोर गरीब आदमी को देखता हूँ तो मेरे को गुस्सा आने लगता है, मेरी भुजाएं वजाएं फड़कती हैं, नसें फूल जाती हैं, ये है वो है, बहुत कुछ बोलता है। पर जब वह वही आदम आदमी उसके सामने न्याय मांगने के लिए आता है तो फिर ये नहीं देखता कि उसके साथ में अन्याय किसने किया, तब उसकी फिर नशे या उसको क्रोध नहीं आ रहा उस पर। तब वो ये नहीं देखता कि नहीं ये अमीर आदमी है या ये बड़ा अधिकारी है और ये गरीब के साथ में इन्होंने किया। बोले कोई भी हो, कानून सबके लिए बराबर है, बीच सड़क पर इनको कोड़े मरवा दे, बोले तब तक मारते रहना जब तक ये ना मना कर दे जिसके साथ अन्याय हुआ है। बोले सर मैं सूबेदार हूं, बोले कुछ भी हो, कानून बराबर है। यही वजह है कि उसके इस प्रकार के कई कार्यों के लिए जनता उसको बड़ा प्रेम करती थी। हालांकि आलोचक कहेंगे नहीं वो अपनी शान और शौकत और ये सब दिखावा करने के लिए, अपने प्रतिस्पर्धियों को रास्ते से हटाने के लिए उनको बीच सड़क पे कोड़े पड़वाता था, उनकी इज्जत उतरवाता था, जानबूझ के वो करता था। वो एक अलग बात है, ठीक है आप आलोचना कर लीजिए, और उसको न्याय तो दिलवाया ना, आप इस बात की अवहेलना कैसे कर सकते हैं? उसको नहीं कर सकते। क्लियर? बलबन के बारे में और भी देखा जाए, बोले साहब उसके अधिकारी उससे बहुत घबराए घबराए से रहते थे। बोले डर का शासन और सारी बातें, भय आतंक इत्यादि वगैरह। बोले क्या इज्जत करेंगे? खास बात है उसके मरने के बाद में भी उसकी इज्जत करेंगे वो। बोले नहीं, कितना ही भी हो, हमको भी कोड़े मारे उसने, लेकिन तब भी जब व्यक्ति मूल्यांकन करेगा कि बोले साहब राजा कैसा होना चाहिए, बोले नहीं सर बलबन जैसा ही होना चाहिए कि अपने कर्तव्य पथ पर अड़िग। तो जिसको उसने डंडे से भी किया वो भी कहेगा कि नहीं साहब उसने अपनी ड्यूटी निभाई थी, मैं गलत था, उसको भी फील होने वाला था। तो ऐसा शासन व्यवस्था, स्थायित्व का शासन वो देगा, वो भी तब जबकि सुल्तान की प्रतिष्ठा बचे ही नहीं थी। एक से एक राजा को बिल्कुल कठपुतली टाइप के आ रहे थे, तुर्काने चहलगानी इत्यादि इत्यादि पढ़ेंगे अपन, तो सब बिठा रहे और उठा रहे थे। नासरुद्दीन महमूद वो शासक करके कहलाता, वो सुल्तान करके कहलाता है। जिसको खांसना भी होता था तो वो अपने अमीरों से पूछता था, ऑफिसर से, कि मैं खांस लूं, क्योंकि उसको मालूम है इसके मेरे पहले दो चार बादशाह जो रहे हैं सबकी गर्दनें लाइन से नहीं उड़वाई हैं, प्रतिष्ठा क्या बची? इसका मतलब है कि वो कठपुतली शासक मात्र था। हटाकर कौन आ जाएगा अंततः? बलबन। वो कहेगा नहीं साहब राजा का ही शासन होगा, सुल्तान का ही होगा, साथ ही बाकी इनवर होगा नहीं, तो सब अपना अपना हित लेके चल रहे हैं। तो ये वो चीज स्थापित करता है, स्थायित्व देता, कानून का शासन इत्यादि वगैरह आएगा। इसके काल में इसने कोई बहुत महान काम नहीं किया नासरुद्दीन महमूद ने, लेकिन इसके काल में एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति था दरबार में जिसने तत्कालीन परिस्थितियों का वर्णन किया है अपनी किताब में, और उसके पहले का भी और इस समय तक का भी किया है। उस बंदे की बुक का नाम क्या है? तबकाते नासरी। अपनी इस पुस्तक को उसने किससे समर्पित किया है? तो सल्तनत कालीन का काल का आप इसको पहला राजकीय इतिहास का ग्रंथ कह सकते हो, इतनी खास बुक है ये। यही वजह है कि बार बार इस पर क्वेश्चन आता है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना ही हुई है और ये आ गया है। बाकी सारी विशेषताएं वही जो मैंने बताई वो सब रही होंगी। जो आलोचना बुराई में बोले हाँ इस्लाम की शान और शौकत, भारतीय लोगों को डराना धमकाना, हिंदू इत्यादि वगैरह के साथ में, बोले साहब अपनी एक अलग ही धार्मिक आधारों पर उसने लिखा है, क्योंकि समय वो वैसा करके अपन देखेंगे। तो बाकी आलोचनाएं भी फिट बैठती हैं मिनहाज पर। ये जो बताए ना अच्छाइयां हैं, तो मिनहाज स्वराज की अच्छाइयां ठीक है, लेकिन बुराइयां भी है, ध्यान रखना। बताने का चाहिए ये गलत फहमी मत पाल लेना कि बोले सर हम तो बहुत बड़े प्रशंसक है मिनहाज स्वराज के, बिल्कुल नहीं है। इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो उसने अच्छे से व्यवस्थित तरीके से लिखा है, लेकिन फिर भी कुछ कमियां ये वाली हैं, उसका दृष्टिकोण में ये सब बातें मिलती हैं, क्योंकि ये तो पूरे ही काल की विशेषता बताई है ना अपन ने। मामला क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मिनहाज उस सिराज के पश्चात में अपन पढ़ने वाले मोहम्मद ये बंदे को याह्या बिन अहमद सरहिंदी। क्या नाम है? याह्या बिन अहमद सरहिंदी। बहुत ही फेमस बुक लिखी है।
ठीक, मुबारक हो। तो तारीख है मुबारक शाही किन शासकों के काल में? बोले सैयद शासकों के काल में। विशेषकर कौन सा सैयद शासक? मोहम्मद बिन साम। और भी सैयद सुल्तानों के बारे में बताया उसने। क्लियर? चलिए, अब इस ग्रंथ की जो विशेषता है उस पर बात कर लेते हैं अपन। तारीख ए मुबारक शाही जो करके अपन बोल रहे हैं, इस बंदे ने जो हिस्ट्री लिखी है, अपने से पहले के जो इतिहास के ग्रंथ हैं उनका अध्ययन किया और सोर्स के रूप में भी उनको दर्शाया। उनमें से एक पुस्तक का नाम क्या है? ये वाली। दूसरी पुस्तक कौन सी है? बोले बर्नी की, इसके ग्रंथों का। तीसरी पुस्तक के बारे में बात करें तो अमीर खुसरो के ग्रंथ, इनका उसने अध्ययन किया है, सोर्स के रूप में दर्शाया भी है और उनके आधार पर इस पुस्तक को लिखा है। कब की बात है? लगभग ये बात होने वाली है 15th सेंचुरी की, 15वीं शताब्दी की, यानी इससे 200 साल के बाद लगभग। तो पूरा पूरा हमको व्यवस्थित इतिहास मिल जाता उस समय तक का, जिसको अपन एग्जामिन कर सकते, क्रॉस चेक कर सकते हैं। बाकी सारी विशेषता मध्यकालीन जो राइटर रहे हैं उनकी हमें देखने के लिए इसमें मिलती हैं। नेक्स्ट वन आ जाते हैं। मैनकेव हिस्ट्री या फजाइल इतिहास। मैनकेव हिस्ट्री या फजाइल इतिहास किसकी प्रशंसा? बोले राजा रजवाड़ों की, सुल्तानों की, प्लस रूढ़िवादी जो धार्मिक हैं, रूढ़िवादी जो विद्वान हैं, उनकी धार्मिक गतिविधियों को आधार बनाकर लिखे गए बुकें हैं। कई पुस्तकें नैतिक मानदंडों से संबंधित है कि नैतिक रूप से हमें ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के ग्रंथों को क्या कहा जाता है? मैनकिब या फजाइल इतिहास करके कहा जाता है। ठीक, भारत से संबंधित अगर हम राइटर को देखें, हालांकि वो भारत बहुत बाद में आएगा या आया ही नहीं है, सच बात तो ये है, पर उसका संबंध भारत से है। उस बंदे का नाम है उतबी। क्या नाम है? बंदे का नाम है उतबी। क्वेश्चन पूछेगा उतबी किसके दरबार में था सर? किस सुल्तान के दरबार में था? ये क्वेश्चन अगर आप याद करें तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2019 तक में आया था, जहां तक मुझे याद आ रहा। क्लियर? उस बंदे का नाम था सुल्तान महमूद गजनवी। क्या नाम था? सुल्तान महमूद गजनवी। आपसे क्वेश्चन पूछता कि ये किस डायनेस्टी या वंश से था महमूद गजनवी? कौन से वंश का था, किस डायनेस्टी का था ये? शाबाश। तो उसका नाम कहलाता है यामिनी वंश। क्लियर? यही वजह कि उतबी ने जो किताब लिखी उसका नाम है तारीख यानी इतिहास। तारीख यानी डेट मात्र नहीं होता, तारीख यानी होता है इतिहास। तारीख ए यामिनी। मामला क्लियर है? महमूद गजनवी ये वही बंदा है जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, सोमनाथ मंदिर इत्यादि वगैरह, जिसका टाइम पीरियड अपन पढ़ते 1002 1030 तक का। ठीक,
तो उत्बी ने इस बंदे की बहुत प्रशंसा की है, महमूद गजनवी की, ऑब्वियसली करना स्वाभाविक है, वरना वो नहीं छोड़ेगा तुम्हें, उसके दरबार में तुम रहते हो। इस टाइप के ग्रंथ क्या है, मतलब फोकस ही उस पर है, फजाइल मैन के इत्यादि करके बोलते, मामला क्लियर है अपन को। तो उसने बताया महमूद ने यहाँ आक्रमण किया, इसको लूट लिया, उसको लूट लिया, ये किया वो किया, सारी बातें उसने बताई हुई हैं, क्लियर। जबकि भारत से इसका संबंध इनडायरेक्ट है, क्लियर। और भी महमूद के काल के, क्योंकि ये बंदा भारत में राजधानी बना के तो रहेगा नहीं, ये तो आक्रमण करेगा, लूटेगा, चला जाएगा गजनी, अफगानिस्तान इत्यादि वगैरह। महमूद गजनवी के दरबार का एक प्रमुख विद्वान कौन कहलाता है, उत्बी। महमूद गजनवी के दरबार का एक और बहुत ही फेमस विद्वान कहलाता है फिरदौसी। अगर आपको याद हो, फिरदौसी पर एमपीपीएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया कि उसकी सबसे फेमस बुक का नाम क्या है। किसका शाहनामा, फिरदौसी का शाहनामा। गजनवी के दरबार का एक और बंदा था, उसका नाम था बैहाकी, और एमपीपीएससी ने 2019 में या 17 में फिर क्वेश्चन पूछा कि बैहाकी की बुक का नाम बता दो। और आप याद रखना, असिस्टेंट प्रोफेसर का और सेट का एग्जाम कौन लेने वाला है। अगर आप पैटर्न को पहचान पाओ ना, तो आप पेपर ट्रेस कर जाओगे, साहब गजब हो गए। तो बैहाकी, तारीख है सुबुक्तगीनी, याद आया। और महमूद गजनवी दरबार का सबसे फेमस विद्वान, उसका नाम है अल बेरूनी या बरूनी, जो भी कह लो। उसकी पुस्तक तो न जाने कितने बार पूछी गई है। क्या नाम है इसकी बुक का, सुना है इसका नाम कि नहीं सुना। तहकीकात ए हिंद या तहकीक ए हिंद। मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना होगा, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से पूछूंगा। कैनन, मैसी डुकल, आई वोल का, तहकीक ए हिंद, ए बी, नहीं, 1 2 3, 1 2 3, इनमें से कौन कौन सी पुस्तक अल बरूनी की है। तो ध्यान रखने वाली बात है, तीनों जो पुस्तकें हैं ना, अल बरूनी की ही हैं। भारत के ऊपर उसने कितने ग्रंथ लिखे हैं, 20 ग्रंथ लिखे हैं उस बंदे ने। आप तो एक आधे ही पढ़ लो, उतने ही बहुत है। कितने, 20+। ये वही बंदा है जिसने भारतीय दर्शन के ग्रंथों का अध्ययन किया, पुराणों का अध्ययन किया, पहला मुस्लिम जिसको कहा जाता है जिसने किसका अध्ययन किया, पुराण, रामायण, महाभारत इत्यादि वगैरह के संदर्भ में इस बंदे को अपन बोलते हैं साथी, अल बरूनी। लेकिन उसकी सबसे जो खास किताब है, उसकी बुक का नाम क्या है, तहकीक हिंद। क्यों भैया, 20 किताबों में से यही वाली खास क्यों है, बाकी 19 को क्यों नहीं पूछता या कम पूछता है, ये 20वीं वाली ही क्यों बार बार। उसकी वजह यह है, मैंने आपको इतिहास की परिभाषा क्या बताई थी, कालक्रमिक, व्यवस्थित, पक्षपात रहित, तथ्यात्मक और विवेचनात्मक घटनाओं का वर्णन जो होता है, वही क्या है, इतिहास। इस सिद्धांत को लेकर चला है कौन, अल बरूनी। उसका वर्णन जो अल किताब है उसकी, तहकीक हिंद, वह पक्षपात रहित उसने लिखने का प्रयास किया। जो अच्छा है
उसने अच्छा बताया, जो बुरा है बुरा। भारतीयों की कई मामलों में उसने भरपूर प्रशंसा करी, और भारतीयों की कई मामलों में उसने भरपूर आलोचना करी, वो भी तार्किक ना कि धार्मिक। कार्यों के आधार पर आलोचना करी है उसने, सार्वजनिक आलोचना करी है, कार्यों के आधार पर ही उसने प्रशंसा करी है। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि साहब आज के जो भारतीय हैं, जो उसने देखा भारत का, बोले काफी रूढ़िवादी, जबकि इनके पूर्वज ऐसे नहीं थे। कई विशेषताएं वो बताता है भारत के संदर्भ में, तो आपको देख के लगेगा अच्छा 2023 का वर्णन कर रहा है वो। बोले भारतीय जो है वो कचरा कहाँ सड़कों के किनारे फेंकते हैं, प्राय उनकी जो गलियां हैं वो सीधी नहीं है, टेढ़ी बेढ़ी सी हैं। बोले अरे 2023 में खड़े हो क्या? वो 1023 में खड़े होकर जो बात बता रहा है साहब। बोले अनेक भारतीय यहाँ रहते हैं, प्राय इस मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं करते, मंडे के दिन वो प्याज और लहसुन नहीं छूते, कई दिन तो बोले पानी भी नहीं पी रहे हैं, उसके बाद में बोले फलाहार बस हो रहा है। बोले क्या बात कर रहे हो आप? तो उसका वर्णन ऐसा आपको लगेगा, उसको पढ़िएगा कभी को आपको समय मिले, तो आपको लगेगा कि साहब अपन बिल्कुल नहीं बदले क्या, या फिर ये गंदा है। क्लियर? वैसे बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए साहब जी उस जमाने में, इस चीज को अपन देखेंगे, पढ़ेंगे अभी। चलिए नेक्स्ट जाते हैं। तो मैनकेव इतिहास के बारे में हम बात कर रहे थे। ये नहीं आता मैनकेव इतिहास में। मैनकेव इतिहास में कौन से वाले आते हैं? उत्तवी का, ठीक है, ये आने वाला है। तहकीक हिंद, अलबरूनी वाला नहीं आता, इस बात को समझना। क्लियर है? क्योंकि तो प्रशंसा के लिए नहीं लिखा है उसने, इस बात को समझ लीजिए बहुत अच्छे से। दूसरे कहलाते हैं जो मैनकेव हिस्ट्री में आने वाला, जो बंदा भारत ही में रह के लिखा, ये बंदा भारत में नहीं था, वो बंदा है अफीफ। क्या नाम है? अफीफ, शम्स ए सिराज अफीफ। उसकी दो पुस्तकें आपको बताई, सीरत फिरोज शाही, जबकि दूसरी है तारीख है फिरोज शाही का। क्लियर बात है? किसके दरबार में था फिरोज शाह तुगलक? एफएसटी, फिरोज शाह तुगलक। कहां फिट बैठेगा वो? यहां पर एफएसटी, क्योंकि तुगलक वंश में अपन तीन ही सबसे फेमस पढ़ते हैं, चार मान लो। जीटी यानी गयासुद्दीन तुगलक, एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक, एफएसटी यानी फर्जी तुगलक नहीं फिरोज शाह तुगलक। इन तीन को ही पढ़ते। तो इनमें से किस बंदे के बारे में बात हो रही है यहाँ? इसके दरबार में रहकर किस बंदे ने लिखी है? अफीफ ने। कौन सी पुस्तक लिखी है? ये। क्लियर? अब ये नहीं कहना कि बोले सर इसके दरबार में तो हमने बरनी का पढ़ा, तो वो भी था। जैसे इस समय क्लास में एक ही बैठे हुए हैं बंदे, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी कोई स्टूडेंट ही नहीं बैठा हुआ है, बाकी कोई बैठने दोगे ना। क्लियर? ये बिल्कुल वही बात थी। किस टाइप के ग्रंथ? मैनकेव। मामला क्रिस्टल क्लियर है, बन जाएगा अपन को ये। जितना भी ये जो बताया, इसमें से आप किसी भी तथ्य को, किसी भी फैक्ट को, किसी भी कॉन्सेप्ट को मिस नहीं कर सकते, अनुमति नहीं है। लगातार लाइन से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, हर बार एग्जाम में मिलेंगे। एग्जाम्पल तक दे दिए कि ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, ये यहाँ आया हुआ है, आप खुद जाके चेक कर लेना, आपको एग्जैक्टली मिल जाएगा वो। और पेपर यहीं से बनेगा आपका, सेक्शन बहुत बड़ा, 100 क्वेश्चन आने हैं तो मान के चलो 10-15 क्वेश्चन अकेले यहीं से होंगे, 20 क्वेश्चन समथिंग के आसपास अकेले यहीं से होंगे, बाकी क्वेश्चन होंगे आपकी मेन स्ट्रीम से। बच्चों को ये नहीं बनता। तो सच बात तो है कि वो 100 की बजाय वो 80% में से डील करते हैं, और वहां पर लेकर आते 70%। 10 तो गलत हो ही जाएंगे, फिर कहते हैं हमारे 1-2 नंबर से नहीं हुआ। 25% तो आपने छोड़ ही दिया ना, पहले ही छोड़ दिया। 20-25% कहाँ से बनाओगे? सब चीजों को बनाना जरूरी है, और एक खास पैटर्न में। तो ये थोड़ी सा टफ भी है। कुछ इस प्रकार से अपन इसको पढ़ेंगे, समझेंगे अभी भी, और बाद की क्लासेस में भी जानने का प्रयास करेंगे। इससे संबंधित कोई प्रश्न कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो।